नमस्कार बच्चों, मैं डॉक्टर अनीता सिंह चौधरी स्वागत करती हूं आपका राजस्थान सरकार और वेदांता के CSR इनिशिएटिव ई कक्षा में, जिसके टेक्निकल पार्टनर हैं मिशन ज्ञान। तो बच्चों, हम पढ़ रहे हैं आपकी 10th क्लास की बुक फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, और आज हम पढ़ने वाले हैं जो चैप्टर, उसका नाम भी फुटप्रिंट्स विदाउट फीट ही है, और ये है चैप्टर नंबर 5। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। इसमें हम एक वैज्ञानिक की कहानी पढ़ेंगे कि किस तरह से वो खुद ही एक ऐसी दवाई बनाता है जिससे कि वो अदृश्य और पारदर्शी हो जाता है, और आखिर में बहुत सारी जो कानून हैं उनको वो तोड़ता है, और लास्ट में उसके साथ क्या होता है ये सब जानने के लिए हमें पढ़ना पड़ेगा चैप्टर को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फुटप्रिंट्स विदाउट फीट चैप्टर को। The two boys stared in surprise at the fresh muddy imprints. Imprints का मतलब होता है छाप। कि दो बच्चे थे, उन्होंने stared in surprise यानी आश्चर्य से देखा और घूरा कि दो ताज़ा मिट्टी से सने हुए पाँव के छाप के निशान ऑफ अ पेयर ऑफ बेयर फीट। बेयर फीट यानी नंगे पैर। नंगे पैर जो थे उनके पाँव के निशान दो बच्चों ने देखे। What was a barefooted man doing on the steps of a house? किसी घर की सीढ़ियों के ऊपर एक नंगे पाँव वाला व्यक्ति क्या कर रहा था? In the middle of London, और लंदन जो शहर है उसके मध्य में। And where was the man? और सबसे बड़ी बात कि वो आदमी था कहाँ? दो बच्चे थे, उन्होंने अचानक से देखा कि एक घर के सामने जो सीढ़ियाँ थी उनके ऊपर उनको मिट्टी के पाँव से भरे हुए निशान यानी फुटमार्क्स दिखाई दिए, और वो पाँव नीचे की तरफ जा रहे थे। लेकिन वो पाँव तो चलते हुए दिख रहे थे मिट्टी से सने हुए, लेकिन वहाँ कोई व्यक्ति नहीं था। तो उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ कि ऐसा कैसे हो सकता है, बिना किसी व्यक्ति के पाँव के निशान उन्हें दिखाई दे रहे हैं मिट्टी से सने हुए, और वो चलते जा रहे हैं, सीढ़ियों से नीचे उतर रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। तो बच्चे जो दोनों थे वो बहुत भौचक्के से देखते हैं। As they gazed, a remarkable sight met their eyes. गेज का मतलब होता है गौर से देखना। जब उन्होंने बहुत ध्यान से देखा तो एक असाधारण सा दृश्य जो उनकी आंखों के सामने दिखाई दिया। अ फ्रेश फुटमार्क्स अपीयर्ड फ्रॉम नोवेयर। उन्हें समझ में ही नहीं आया कि ताज़ा ताज़ा पाँव के निशान जो है वो अचानक कहाँ से आ गए, अचानक कहाँ से उतरने लग गए। फर्दर फुटप्रिंट्स फॉलोड वन आफ्टर अनदर, और उन्होंने देखा कि वो पाँव जो हैं वो आगे आगे बढ़ते जा रहे थे, जैसे कोई व्यक्ति चल रहा हो। तो वो पाँव के निशान आगे बढ़ते रहे, एक दूसरे के आगे चलते रहे। डिसेंडिंग द स्टेप्स एंड प्रोग्रेसिंग डाउन, और उसके बाद में वो उन सीढ़ियों से नीचे उतर रहे थे और आगे बढ़ रहे थे। डिसेंडिंग का मतलब होता है नीचे की तरफ उतरना, और प्रोग्रेसिंग का मतलब होता है आगे बढ़ते हुए। तो उस स्ट्रीट में, उस गली की तरफ वो पाँव बढ़ गए, यानी सीढ़ी से उतरे और चलते चलते वो गली की तरफ बढ़ गए। द बॉयज फॉलोड फैसिनेटेड अंटिल द मडी इम्प्रेशंस बिकम फेंटर एंड एट लास्ट डिसअपियर्ड ऑल टुगेदर। अब वो बच्चे थे, आपको पता है बच्चों की आदत होती है, कोई इस तरह की चीज़ दिखती है तो उसमें जिज्ञासु हो जाते हैं, तो वो उस पाँव के निशान के पीछे पीछे चल पड़े। द बॉयज फॉलोड, उन्होंने उसका पीछा किया उन पाँव का। फैसिनेटेड अंटिल द मडी इम्प्रेशंस, और तब तक वो उनके पीछे आकर्षित होकर चलते रहे जब तक कि वो जो पाँव के निशान थे वो हल्के नहीं पड़ गए और आखिर में वहाँ से एक साथ गायब नहीं हो गए। तब तक वो बच्चे उनके पीछे पीछे चलते रहे। फैसिनेटेड का मतलब होता है मोहित होना, इम्प्रेशंस का मतलब होता है छाप, ऑल टुगेदर का मतलब होता है पूर्ण रूप से। द एक्सप्लेनेशन ऑफ द मिस्ट्री वॉज रियली सिंपल। एक्सप्लेनेशन का मतलब होता है स्पष्टीकरण या समझाना, कि अगर हम इस रहस्य का, मिस्ट्री मतलब रहस्य, अगर हम इस रहस्य के ऊपर से पर्दा उठाएं कि आखिर ये क्या है, तो ये बहुत ईजी है समझाना। द bewildered boys had been following a scientist who had just discovered how to make the human body transparent। यानी bewilderment का मतलब होता है किम कर्तव्य विमूढ़ से होकर, ये जो बच्चे जिस पाँव के पीछे जा रहे थे उनके जो पाँव के निशान थे वो कहाँ से आए। अब वो हमें पता चलता है कि वो निशान थे एक ऐसे वैज्ञानिक के जिसने एक ऐसी दवाई खोज निकाली थी जिसके कारण कि वो अदृश्य हो सकता था। तो द bewildered boys had been following, यानी वो जो बच्चे जो समझ नहीं पा रहे थे, किम कर्तव्य विमूढ़ से हुए हुए उस वैज्ञानिक के पाँव के पीछे पीछे निशानों के पीछे चल रहे थे, had just discovered,
बॉयज हैड बीन फॉलोइंग ए साइंटिस्ट, तो वो एक ऐसे वैज्ञानिक का पीछा कर रहे थे हु हैड जस्ट डिस्कवर्ड, जिसने अभी अभी पता लगाया है हाउ टू मेक अ ह्यूमन बॉडी ट्रांसपेरेंट, यानी कि किस तरह से एक जो मनुष्य शरीर है, मानव शरीर है, उसको हम अदृश्य बना सकते हैं। मिस्ट्री का मतलब होता है रहस्य, बीविल्डर्ड का मतलब होता है किम कर्तव्य विमूढ़, डिस्कवर्ड का मतलब होता है खोजना, और ट्रांसपेरेंट का मतलब होता है पारदर्शी। Griffin, the scientist, had carried out experiment after experiment to prove that the human body could become invisible, अदृश्य। यानी ये जो ग्रिफिन नाम के जो वैज्ञानिक है, इन्हीं की पूरी कहानी हम पढ़ रहे हैं। ये एक वैज्ञानिक हैं और उन्होंने बहुत सारा काम किया है इस प्रयोग को आगे बढ़ाने में, इस प्रयोग को सफल बनाने के लिए। उन्होंने प्रयोगों के ऊपर प्रयोग, यानी बहुत सारे, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरे, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए, प्रयोग किए, ये सिद्ध करने के लिए कि जो ह्यूमन बॉडी है, मानव का जो शरीर है, उसको हम अदृश्य बना सकते हैं, पारदर्शी बना सकते हैं। फाइनली, आखिरकार, ही स्वॉलोड, उसने गटक ली यानी निगल ली, सर्टेन रेयर ड्रग्स, कुछ निश्चित दुर्लभ तरह की दवाइयाँ, ड्रग्स, एंड हिज बॉडी बिकम अ ट्रांसपेरेंट, एंड हिज बॉडी बिकम एज ट्रांसपेरेंट एज अ शीट ऑफ ग्लास, और उनको खाते ही उसका जो शरीर था वो एकदम पारदर्शी बन गया, जैसे कि शीशा हो। दो इट ऑल्सो रिमेन्ड एज सॉलिड एज ग्लास, यानी कि वो पारदर्शी बन गया, उसका शरीर एकदम शीशे के समान ठोस हो गया, हालांकि वो दिखाई नहीं दे रहा था। तो जिस तरह से आपने कई बार देखा होगा बड़े बड़े शहरों में, मॉल्स वगैरह में इस तरह के शीशे लगे हुए होते हैं कि आप जाते हो, आपको पता नहीं होता कि सामने शीशा और आप उससे टकरा जाते हो, लेकिन उसके आर पार ऐसे दिखाई दे रहा होता है जैसे यहाँ पे कुछ है ही नहीं। उसी तरह की जो ग्रिफिन है, उनका शरीर हो गया कि वो बिल्कुल कांच के बन गए, लेकिन वो किसी को दिखाई नहीं देते थे, लेकिन ठोस ज़रूर रहते थे। ब्रिलियंट साइंटिस्ट, दो ही वॉज ग्रिफिन, ही वॉज रैदर अ लॉलेस पर्सन, यानी कि ये जो वैज्ञानिक है हमारा, ये बहुत ज़्यादा ब्रिलियंट है, बहुत ज़्यादा दिमाग इसका तेज चलता है, लेकिन ये कानून नहीं मानता। तो जो ग्रिफिन साइंटिस्ट है, इसके बारे में हमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यही याद रखनी है कि ये कानून तोड़ने वाला एक व्यक्ति है, दिमाग से तो बहुत तेज़ है, ब्रिलियंट है, यानी प्रतिभाशाली होने के बावजूद ये एक कानून तोड़ने वाला व्यक्ति है। His landlord disliked him and tried to eject him. उसका जो मकान मालिक था वो उसको पसंद नहीं करता था और उसने उसको निकालने की कोशिश करी। Eject मतलब होता है निकालना। In revenge, बदला लेने के लिए, Griffin set fire to his house. Griffin ने उसके घर पे आग लगा दी। To get away without being seen, और बिना देखे, वो किसी को दिखाई ना दे, इस तरह से वो वहाँ से भाग गया। He had to remove his clothes, और इसलिए उसको अपने कपड़े निकालने पड़े, क्योंकि कपड़े निकालते ही वो पारदर्शी हो चुका था, अदृश्य हो चुका था, लोगों को दिखता नहीं। Thus it was that he became a homeless wanderer. इसी तरह वो एक बेघर बंजारा सा घूमने लग गया लंदन की सड़कों पे, क्योंकि ना उसके पास घर था और ना उसके पास कपड़े थे। होमलेस यानी बेघर और वॉन्डरर यानी बंजारा। विदाउट क्लोथ्स, विदाउट मनी, अब ना तो उसके पास कपड़े थे ना उसके पास पैसे थे। एंड क्वाइट इनविजिबल, और वो दिख भी नहीं रहा था किसी को, वो अदृश्य भी हो चुका था। अनटिल ही हैपन टू स्टेप इन सम मड, और उसको कोई देख भी नहीं सकता था जब तक कि उसका पाँव किसी मिट्टी में नहीं पड़ा, यानी उसका पाँव कोई गीली मिट्टी थी उसके अंदर, जब उसका पाँव पड़ा, एंड लेफ्ट फुटमार्क्स एज ही वॉक्ड, और उस पाँव पड़ने के कारण वो पाँव मिट्टी में सन गए, और जब वो चला तो उनके निशान ज़रूर दिखाई दिए, और ये वही निशान थे जो इन बच्चों ने देखे। He escaped easily enough from the boys, और बहुत ही आसानी से वो बच के निकल जाता है उन दोनों बच्चों की नज़र से। Who followed his footprints, जो कि उसके पाँव के निशान को, उसका पीछा कर रहे थे, पाँव के निशान का उसके, इन लंदन में। But his adventures were by no means over, लेकिन उसके जो रोमांचक कार्य थे साइंटिस्ट के ख़त्म नहीं हुए। He had chosen a bad time of the year, क्योंकि उसने बहुत ही ख़राब समय चुन लिया था, साल का ये जो महीना था बहुत ज़्यादा सर्दी का महीना था। To wander about लंदन विदाउट क्लोथ्स, यानी लंदन शहर में बिना कपड़ों के इतनी सर्दी में घूमना नामुमकिन के ही बराबर था, तो उसने बहुत ही गलत समय चुन लिया था इस तरह का काम करने का। It was
मिड विंटर, यानी जो शीत ऋतु थी उसका बिल्कुल मध्य का समय चल रहा था, सर्दी बहुत ज़्यादा थी। द एयर वॉज बिटरली कोल्ड, हवा बहुत ही ज़्यादा ठिठुरन वाली ठंडी हवा थी। एंड ही कुड नॉट डू विदाउट क्लोथ्स, और कपड़ों के बगैर तो वो कुछ भी नहीं कर सकता था, क्योंकि अपने आप को बचाने के लिए उसे कपड़ों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। इंस्टेड ऑफ वॉकिंग अबाउट द स्ट्रीट्स ही डिसाइडेड टू स्लिप इनटू अ बिग लंदन स्टोर फॉर वार्मथ। तो बजाय इसके कि वो वहाँ लंदन की गलियों में घूमे, सड़कों पे घूमे, उसने निश्चय किया कि मुझे किसी दुकान के अंदर शरण ले लेनी चाहिए, उसके अंदर घुस जाना चाहिए ताकि मुझे थोड़ी सी गर्माहट मिल सके। तो उसने उसके लिए एक लंदन स्टोर के अंदर घुसने की कोशिश करी, लंदन में एक दुकान के अंदर जाने का उसने प्रयास किया। एडवेंचरस मतलब होता है रोमांच, और इंस्टेड का मतलब होता है के बजाय। क्लोजिंग टाइम अराइव्ड एंड एज सून एज द डोर्स वर शट, यानी दुकान के बंद करने का जब समय हो गया, तब जो दरवाजे जब बंद करे जा रहे थे उस समय ग्रिफिन वॉज एबल टू गिव हिमसेल्फ द प्लेजर ऑफ क्लोथिंग एंड फीडिंग हिमसेल्फ विदाउट रिगार्ड टू एक्सपेंस। अब इसको मौका मिल गया कि जब दुकान के दरवाजे बंद हुए उससे पहले ये दुकान के अंदर घुस गया, और वॉज एबल टू गिव हिमसेल्फ, और उसने अपने आप को आराम दिया, थोड़ा कपड़ों से गर्म कपड़े पहनाए, फीडिंग यानी अपने आप को कुछ खिलाया पिलाया, और उसको उसका पैसा भी नहीं देना पड़ा। प्लेजर मतलब होता है आनंद, फीडिंग मतलब होता है खिलाना, रिगार्ड का मतलब होता है ध्यान, एक्सपेंस मतलब होता है खर्चा, फिटेड यानी सही नाप का, और विजिबल यानी दिखाई देना। He broke open boxes and wrappers and fitted himself out with warm clothes। अब दुकान के अंदर वो घुस चुका था, इसलिए उसने क्या किया, उसने कुछ बक्से खोले, कुछ डब्बे खोले, उनको अनरैप किया, उसमें से कुछ अपने नाप के फिटेड, जो उसके फिट हो जाएं उसका तरह के कपड़े निकाले और गर्म कपड़े पहने। Soon जल्दी ही with shoes एंड ओवरकोट एंड अ वाइड ब्रिम्ड हैट, और उसने क्या क्या पहना, उसने जूते पहन लिए, कपड़े पहन लिए, और उसने ऊपर से एक बड़ा सा कोट भी पहन लिया, और एक चौड़ा पट्टी वाला उसने एक हैट भी यानी टोप भी सिर के ऊपर लगा लिया। He became a fully dressed and visible person, और अब वो पूरा दिखने वाला सा व्यक्ति हो गया था। लेकिन बच्चों ध्यान रखो कि जहाँ जहाँ उसने कपड़े पहने थे वही दिख रहे थे, जिस जगह कपड़े नहीं थे वो हिस्सा उसका नहीं दिख रहा था। In the kitchen of the restaurant he found cold meat and coffee, और अब उसने उसी लंदन स्टोर के अंदर एक रेस्टोरेंट के अंदर उसको खाने के लिए मीट मिल गया और ठंडी कॉफ़ी भी मिली जो उसने पी ली। एंड ही फॉलोड अप टू द मील विथ स्वीट्स, और खाना खाने के बाद में उसने लास्ट में मिठाई भी खाई। एंड वाइन टेकन फ्रॉम द ग्रॉसरी, और उसके बाद में उसने ग्रॉसरी मतलब होता है किराने की जो दुकान होती है उसको ग्रॉसरी बोलते हैं, वहाँ पे ही उसी दुकान के अंदर सब कुछ चीज़ें थी, वहाँ से उसने फिर मिठाई खाने के बाद में थोड़ी सी वाइन भी पी, जिसको जो एक तरह की शराब होती है उसी दुकान से। फाइनली आखिरकार ही सेटल डाउन टू स्लीप ऑन अ पाइल्स ऑफ क्विल्ट, उसने एक रजाइयों का जो ढेर था उस पे जाके वो आराम से बैठ गया, उस पे सेट हो गया और वहाँ पे जाके वो सो गया। If only Griffin had managed to wake up in good time, अगर ग्रिफिन समय पर उठ जाता, समय पर उठने में कामयाब हो जाता तो all might have been well, तो सब कुछ शायद सही होता। As it was, he did not wake up, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। He did not wake up until the assistants were already arriving next morning, यानी वो तब तक नहीं उठा जब तक उस दुकान में काम करने वाले जो कर्मचारी थे वो पहुंच चुके थे, तब तक उसकी आंख नहीं खुली थी। When he saw a couple of them, जब उसने कुछ जोड़े वहाँ पे उन लोगों के देखे, यानी जो काम करने वाले जो लोग थे उनको देखा। Approaching, he panicked and began to run, और जब उसने देखा कि दुकान के में जो काम करने वाले लोग हैं उन्होंने उसको देख लिया है और वो उसकी तरफ आ रहे हैं, तो वो घबरा गया और वहाँ से भागना शुरू कर दिया। They naturally gave chase, तो ये जाहिर सी बात है कि अगर वो भागेगा कोई चोर ही समझेगा उसको, क्योंकि वो दुकान में घुसा हुआ है, तो उसके पीछे पीछे वो कर्मचारी भी उसके पीछे भागे, उसका पीछा किया। सेटल डाउन मतलब होता है बैठना, मैनेज्ड मतलब होता है सफल होना, पैनिक्ड यानी घबरा जाना, और चेज यानी पीछा करना। इन द एंड ही वॉज एबल टू एस्केप, आखिर में वो भागने में कामयाब तो हो गया।
ओनली बाय क्विकली टेकिंग ऑफ हिज न्यूली फाउंड क्लोथ्स। और वो कैसे संभव हुआ? सिर्फ खाली अपने कपड़े जो थे उसने पहने थे वो उतार दिए तो वो वापस से अदृश्य हो गया, लोग उसे ढूंढ नहीं पाए कि वो कहाँ है। इस तरह से वो वहाँ से बच निकलने में तो कामयाब हो गया। So once more he found himself invisible but naked in the chill January air। और एक बार फिर से आज वापस से उसने महसूस किया कि वो अपने आप को पाता है उसी सर्दी के अंदर बिना कपड़ों के। यानी वंस मोर यानी दोबारा से। अब ध्यान दीजिए बच्चों, पहली बार वो कब हुआ था, निर्वस्त्र कब हुआ था, कपड़े कब उसने उतारे थे? जब उसने अपने मालिक के घर पे आग लगाई थी और जब वो वहाँ से बच के निकलना चाहता था तो लोग उसको ना देखें इसलिए उसने कपड़े उतार दिए थे। और अब वापस जब उसके पीछे लोग पड़ गए थे क्योंकि वो चोरी करके आया था, तो उनसे बचने के लिए वापस वो अपने सारे कपड़े उतार देता है, निर्वस्त्र हो जाता है ताकि उसको कोई देख ही ना सके। So once more he found himself invisible but naked in the chill January air। वापस से वो अदृश्य हो जा तो पहले से ही था और कपड़े उसने उतार दिए तो वो किसी को दिखाई भी नहीं दिया। लेकिन जनवरी के महीने में इतनी सर्दी में दोबारा ऐसा उसके साथ हुआ जब उसको ऐसे देखा गया। This time he decided to try the स्टॉक ऑफ अ थियोरेटिकल कंपनी। अब की बार उसने सोचा कि मैं किसी ऐसी नाटक कंपनियां जो होती हैं जहाँ पे बहुत तरह के कपड़े रखे होते हैं वहाँ घुस के और वहाँ से कपड़े पहनूंगा और अपना जो ये मुंह जो मेरा बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है, दिखता नहीं है, लोगों को कपड़े दिखते हैं, इसका भी कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। तो वो सोचता है क्योंकि नाटक कंपनी में हर तरह की चीज़ें होती हैं, नकली चीज़ें पड़ी होती हैं, उनको यूज़ करके वो सोचता है कि मैं अब ऐसी जगह पे जाऊँ। This time he decided to try the stock of a theatrical company। Stock मतलब होता है भंडार और theatrical मतलब होता है नाटक कंपनी का जो जगह है वहाँ पर जाने की वो सोचता है। In the hope of finding not only clothes but also something that he would hide the empty space above his shoulder। खाली कपड़े ही नहीं प्राप्त हो जाएं उसको वहाँ पर, उसको कुछ और भी मिले ताकि वो छुपा सके अपने खाली जो चेहरे का जो स्पेस, खाली स्पेस है उसको और अपने कंधों तक की पूरी जगह को भी। शिवरिंग विथ कोल्ड ही हरिड टू ड्यूरी लेन। अब वो सर्दी में ठंड से कांपता हुआ ड्यूरी लेन एक जगह है जहाँ पे इस तरह की दुकानें थी, उस तरफ चल पड़ता है। द सेंटर ऑफ द थिएटर वर्ल्ड, जो कि नाटक कंपनियां जो होती हैं उसका एक थिएटर वर्ल्ड का एक सेंटर है, यानी एक केंद्र है जहाँ बहुत सारी दुकानें हैं इस तरह की जहाँ पे आप ये सब चीज़ें प्राप्त कर सकते हो ड्यूरी लेन में। तो अब वो ठंड में ठिठुरते हुए ड्यूरी लेन की तरफ चल पड़ता है। टेकिंग ऑफ का मतलब होता है उतारना, नेकेड मतलब होता है नग्न, स्टॉक मतलब भंडार, थियोरेटिकल मतलब नाटक और शिवरिंग का मतलब होता है कंपकपाना। ही सून फाउंड अ सूटेबल शॉप। और आखिर में उसको एक ऐसी दुकान मिल भी जाती है जिसकी उससे तलाश होती है, जैसी उसकी रिक्वायरमेंट थी उस हिसाब से उसे उपयुक्त दुकान मिल जाती है। ही मेड हिज वे इनविजिबल अपस्टेयर्स एंड केम आउट अ लिटिल लेटर। अब वो वहाँ से, क्योंकि वो तो दिख ही नहीं रहा था, तो वो चढ़ जाता है सीढ़ियों के ऊपर। अपस्टेयर्स यानी खुद तो दिख नहीं रहा होता है और उन सीढ़ियों से ऊपर चढ़ जाता है। केम आउट, और उसके जब वो बाहर आता है, अ लिटिल लेटर थोड़ी देर के बाद में जब वो बाहर आता है, वियरिंग तो उसने क्या पहन रखा होता है, बैंडेजेस राउंड हिज फॉरहेड, अपने पूरे मुंह को उसने पट्टियों से ढक रखा होता है। डार्क ग्लासेस, काले रंग के चश्मे पहन रखे होते हैं। फॉल्स नोज, नकली नाक लगा रखी होती है। बिग बुशी साइड विस्कर्स, और गलमुच्छे लगा रखे होते हैं जिसमें पूरा का पूरा आगे का ये हिस्सा जो है वो कवर हो जाता है। एंड अ लार्ज हैट, और एक बड़ा सा टोप पहन रखा होता है ताकि ऐसा लगे कि कोई आदमी खड़ा है। ही carelessly attacked the shopkeeper from behind, after which he robbed him all the money he could find। और उसके बाद में to escape without being seen, कि वो वहाँ से भाग सके बिना देखे हुए, he carelessly attacked, उसने जानबूझकर जो दुकानदार था उसको पीछे की तरफ से उसके ऊपर वार किया और उसको लूटा और वहाँ से सारा पैसा लेके, जितना भी वो मिला उसको वहाँ से लेके वो भाग गया। विस्कर्स यानी मूंछ, और कैलसली यानी संवेदनशील ढंग से, और ईगर यानी आतुर। तो अब उस दुकान से बाहर जब आया तो दुकानदार बैठा था, उसको पीछे से वार करके उसके पैसे भी चोरी कर लिए और वहाँ से वो निकल जाता है। ईगर टू गेट अवे फ्रॉम क्राउडेड लंडन ही टुक अ ट्रेन टू द विलेज। अब वो बहुत ज़्यादा उत्सुक था कि अब इस भीड़ भाड़
वाला जो लंदन शहर है इसको मुझे छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि 2 जगह वो चोरी कर चुका था, पुलिस भी उसको पकड़ सकती थी। तो वो जिज्ञासु हो गया कि जल्दी से मैं यहाँ से बाहर निकलूँ इस भीड़ भाड़ वाले लंदन शहर से। एंड ही टुक अ ट्रेन टू द विलेज, और उसने एक गाँव के लिए एक टिकट ले ली ऑफ आइपिंग, और उस गाँव का नाम था आइपिंग। वेयर ही बुक्ड 2 रूम्स एट द लोकल इन, और वहाँ पे उसने एक वहाँ की जो लोकल जो सराय थी उसमें 2 कमरे बुक कर दिए। द अराइवल ऑफ अ स्ट्रेंजर एट एन इन इन विंटर वॉज इन एनी केस एन अनयूजुअल इवेंट। और अब क्योंकि सर्दियों के टाइम पे कोई ज़्यादा लोग घूमने नहीं जाते, इतनी ज़्यादा सर्दी पड़ती है वहाँ पर लंदन और उसके आसपास, तो फिर किसी भी ऐसे अजनबी का यहाँ पर आना सर्दियों के टाइम पर किसी भी हालत में एक बड़ी ही अजीब सी घटना थी, अनयूजुअल थी, जैसा कि प्राय होता नहीं था। अ स्ट्रेंजर ऑफ सच अनकॉमन अपीयरेंस, और ऐसा अजनबी, ऐसा मेहमान मान लीजिए जो बहुत ही अजीब सा अपीयरेंस है, यानी अजीब दिखाई देता था। सेट ऑल टंग्स वैगिंग, और वैगिंग का मतलब हिलाना, और इन मतलब होता है सराय, सॉलिट्यूड यानी एकांत। तो सब लोगों के जो बातों का वो एक चर्चा का विषय बन गया कि भाई लोग देखने लगे कि इस तरह का आदमी, ऐसा दिखने वाला यहाँ पे रहने आया है। तो ये थोड़ा सा डिफरेंट चीज़ थी वहाँ के लोगों के लिए। ऑल टंग्स वैगिंग, मिसेस हॉल द लैंडलॉर्ड्स वाइफ मेड एवरी एफर्ट टू बी फ्रेंडली, और जिस सराय में वो रहने आए थे वो मिस्टर हॉल की थी, तो उनकी जो वाइफ थी मिसेस हॉल, उन्होंने बहुत कोशिश करी इस व्यक्ति से थोड़ा सा मित्रवत होने की, यानी बातचीत करने की, थोड़ा सा दोस्ती बढ़ाने की, लेकिन ऐसा वो कर नहीं पाई। बट ग्रिफिन हैड नो डिज़ायर टू टॉक, क्योंकि ग्रिफिन की बात करने की कोई इच्छा नहीं थी। एंड टोल्ड हर, और उसने उसको कह भी दिया, माई रीज़न फॉर कमिंग टू आइपिंग इज़ अ डिज़ायर फॉर सॉलिट्यूड, कि मेरा यहाँ आइपिंग में आने का मकसद ये है कि मैं एकांत चाहता हूँ। आई डो नॉट विश टू बी डिस्टर्ब, मैं नहीं चाहता कि मुझे कोई भी परेशान करे। इन माई वर्क, मेरे काम में। बिसाइड्स एन एक्सीडेंट हैज़ अफेक्टेड माई फेस, और फिर बाद में वो ये भी कह देते हैं कि और दूसरी बात एक और बता दूँ इसके अलावा, कि एक एक्सीडेंट हो गया, मेरे साथ एक दुर्घटना हो गई जिसके कारण मेरा जो चेहरा है वो बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ है, इसलिए मैं ऐसा हूँ। ताकि उसका भी वो एक क्लैरिफिकेशन दे सके कि उससे कोई कुछ, ताकि उससे कोई भी उस बारे में कोई प्रश्न पूछे ही ना। Satisfied that her guest was an eccentric scientist, और इस चीज़ से संतुष्ट होकर कि उनका जो अतिथि आया है रहने के लिए वो एक सनकी वैज्ञानिक है। एंड इन व्यू ऑफ फैक्ट दैट ही हैड पेड हर इन एडवांस, और दूसरी बात जो ये भी थी, ये बात सत्य थी कि उसने एडवांस में ही पैसे दे दिए थे मिसेस हॉल को। तो मिसेस हॉल वॉज प्रिपेयर टू एक्सक्यूज़ हिज स्ट्रेंज हैबिट्स, तो उन्होंने भी सोचा कि चलो नज़रअंदाज कर देते हैं इस तरह की विचित्र जो अजीबोगरीब सी आदतें हैं इस व्यक्ति की, उसको नज़रअंदाज कर देते हैं। एंड इरिटेबल टेम्पर, और ये जो उसका चिड़चिड़ा सा स्वभाव है उसको भी उसने नज़रअंदाज कर दिया। एक्सेंट्रिक मतलब होता है सन की, इरिटेबल का मतलब होता है चिड़चिड़ा, टेम्पर यानी स्वभाव, प्रेजेंटली यानी अब, एडमिट का मतलब होता है स्वीकार करना, और प्रिटेंडेड का मतलब होता है दिखाना या नाटक करना। एक्सपेक्टिंग का मतलब होता है उम्मीद करना कोई चीज़ की। बट द स्टोलन मनी डिड नॉट लास्ट लॉन्ग, अब वो रहने भी लग गया, लेकिन रहते रहते जो पैसा लेके आया था वो ज़्यादा समय तक नहीं रहा। एंड प्रेजेंटली, और आज की तारीख में, ग्रिफिन हैड टू एडमिट दैट, और ग्रिफिन को ये मानना पड़ा दैट ही हैड नो मोर रेडी कैश, कि अब उसके पास में रेडी कैश यानी कि उसके हाथ में पैसे अब नहीं हैं जो वो उसको दे सके। ही प्रिटेंडेड, इसलिए उसने इस तरह से दिखाया, हाउ एवर दैट ही वॉज एक्सपेक्टिंग, कि कुछ उसने इस तरह से दिखाने की कोशिश करी कि हाँ भाई मैं अपने पैसों का इंतज़ार कर रहा हूँ, एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, आने वाले हैं, उम्मीद है मुझे, अ चेक टू अराइव एट एनी मोमेंट, कि किसी भी क्षण मेरे पास एक चेक आने वाला है, तो मेरे पैसे मेरे पास पहुँचने वाले हैं, उसकी मैं उम्मीद कर रहा हूँ और उसका मैं इंतज़ार कर रहा हूँ। तो ये क्लैरिफिकेशन वो देता है मकान मालिक को कि भाई अभी मेरे पास पैसे नहीं है, जो कैश था वो ख़त्म हो गया, लेकिन कुछ ही टाइम में मेरा चेक आ जाएगा तो मैं आपको पेमेंट कर दूंगा। शॉर्टली आफ्टरवर्ड्स, उसके थोड़े से समय के बाद में ही,
अ क्यूरियस एपिसोड ऑकर्ड, एक बहुत ही जिज्ञासा उत्पन्न करने वाली घटना घटित होती है वेरी अर्ली इन द मॉर्निंग, जो बहुत सुबह सुबह घटित होती है। अ क्लर्जीमैन, एक पादरी, एंड हिज वाइफ वर अवेकन्ड बाय नॉइसेस इन द स्टडी, उनकी बैठक में, यानी एक पादरी और उसकी जो वाइफ हैं वो पड़ोस में रहते थे और उनके घर में उनके बैठक में से उनको आवाज़ें सुनाई देती हैं सुबह सुबह बहुत जल्दी। क्रीपिंग डाउनस्टेयर्स दे हर्ड द चिंक, क्रीपिंग यानी रेंग कर वो नीचे आए धीरे धीरे ताकि किसी को पता नहीं चले, और जब वो नीचे पहुँचे तो उनको सुनाई दी पैसों की खनक, यानी चिंक ऑफ मनी, यानी पैसों की खनक सुनाई दी कि कोई पैसे निकाल रहा है। बीइंग टेकन फ्रॉम द क्लर्जीमैन्स डेस्क, और वो कहाँ से निकाले जा रहे थे वो पैसे, कि वो जो पादरी के बैठक थी कमरे की, उसके टेबल के दराज में उन्होंने पैसे रख रखे थे, उसकी आवाज़ उनको सुनाई दी, खनक सुनाई दी। विदाउट मेकिंग एनी नॉइस, बिना कोई आवाज़ किए हुए, एंड विथ अ पोकर ग्रास्प्ड, और साथ में एक छड़ को पकड़े हुए वो दोनों के दोनों उस कमरे में घुसते हैं। फर्मली इन हिज हैंड, फर्मली यानी टाइट से पकड़ रखा था उन्होंने उसको अपने हाथ में। द क्लर्जीमैन फ्लंग ओपन द डोर, और क्लर्जीमैन ने उछल के दरवाजे को खोला। क्यूरियस का मतलब होता है अजीब, एपिसोड का मतलब होता है प्रसंग, क्लर्जीमैन का मतलब होता है पादरी, अवेकन का मतलब होता है उठना, क्रीपिंग मतलब होता है धीरे धीरे रेंग के जाना, और चिंक मतलब होता है खनक। चलिए देखते हैं आगे। सरेंडर, देन हिज अमेजमेंट ही रियलाइज दैट द रूम अपीयर टू बी एम्प्टी, और उसने कहा कि समर्पण कर दो। किसने कहा? पादरी और उसकी वाइफ चुपचाप घुस गए उस कमरे में जैसे ही वो आवाज़ सुनाई दी, और घुसते ही उन्होंने कहा कि भाई अपना आत्मसमर्पण कर दो, यानी जो भी है वो यहीं पे हमें अपने आप को हमारे सुपुर्द कर दो। देन फिर वो क्या देखते हैं? टू हिज अमेजमेंट, अमेजमेंट का मतलब होता है आश्चर्यचकित होना, विस्मित होना, कि एकदम उन्होंने देखा, ही रियलाइज महसूस किया, दैट द रूम अपीयर टू बी एम्प्टी, की कमरा तो अंदर से खाली था। ही एंड हिज वाइफ लुक्ड अंडर द डेस्क, उसने और उसकी पत्नी ने डेस्क के नीचे देखा। एंड बिहाइंड द कर्टन्स, और वो जो पर्दे लगे हुए थे उनके पीछे देखा। एंड इवन अप द चिमनी, और यहाँ तक कि चिमनी जहाँ ऊपर की तरफ भी देखा तो कमरे में कहीं कोई था ही नहीं। There wasn't a sign of anybody, किसी का भी कमरे में कोई नामो निशान ही नहीं था। Yet the desk had been opened and the housekeeping money was missing, फिर भी उन्होंने देखा कि कमरे के अंदर आवाज़ आई थी, बाहर कोई गया नहीं, यही लोग अंदर आए, अंदर कोई इनको दिखा नहीं, लेकिन कमरे की डेस्क जो है उसको जो दराज है वो खोला गया था, और उसमें से जो उनके घर खर्च के लिए जो पैसे रखे हुए थे वो गायब थे, यानी पैसे तो चोरी हुए थे और उनको सही आवाज़ सुनाई दी लेकिन दिखाई कोई नहीं दिया। सरेंडर यानी आत्मसमर्पण करना, अमेजमेंट यानी विस्मय, ओपन यानी खोलना, और हाउस कीपिंग यानी घर की व्यवस्था, यानी घर खर्च के लिए हम जो पैसे रखते हैं उसको कह सकते हैं। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अफेयर, द क्लर्जीमैन केप्ट सेइंग फॉर द रेस्ट ऑफ द डे, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी का मतलब होता है असाधारण, कि ये तो बहुत ही असाधारण मामला हो गया कि हमने आवाज़ सुनी, हम अंदर आए, घर के अंदर कोई था ही नहीं, कहाँ चला गया, पैसे भी चोरी हुए। क्लर्जीमैन केप्ट सेइंग फॉर द रेस्ट ऑफ द डे, पूरा दिन ये वो जो पादरी था वो तो यही बात कहता रहा कि ऐसा कैसे हो गया कि बाहर आवाज़ सुनाई दी पैसे चोरी करने की, तुरंत हम अंदर घुसे और हमें कोई दिखाई भी नहीं दिया और पैसे भी गायब थे। बट लेकिन इट वॉज नॉट एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एज द बिहेवियर ऑफ मिसेस हॉल्स फर्नीचर अ लिटिल लेटर दैट मॉर्निंग, लेकिन ये बात इतनी ज़्यादा असाधारण नहीं थी जितनी ज़्यादा कि जो व्यवहार था मिसेस हॉल के घर का, जो फर्नीचर था, जो टेबल कुर्सियाँ जो होती हैं उनका, वो इससे थोड़ा सा ज़्यादा और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी था इस सुबह। द लैंडलॉर्ड एंड हिज वाइफ वर अप वेरी अर्ली, आज जो मकान मालिक था वो और उसकी पत्नी दोनों जल्दी उठ गए थे। एंड वर सरप्राइज टू सी द साइंटिस्ट डोर वाइड ओपन, उन्हें देख के बहुत आश्चर्य हुआ कि वो वैज्ञानिक जो अपने कमरे का दरवाज़ा हमेशा बंद करके रखता था वो आज खुला था। यूजुअली प्राय, यूजुअली यानी आम तौर पर, प्राय, सरप्राइज यानी आश्चर्यचकित होना, व्यवहार, बिहेवियर का मतलब होता है व्यवहार, और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी का मतलब होता है असाधारण। तो सरप्राइज टू सी द साइंटिस्ट डोर वाइड ओपन, बड़ा आश्चर्य हुआ उनको कि आज तो वैज्ञानिक के घर का दरवाज़ा खुला है, वो लोग सुबह जल्दी उठ गए थे। यूजुअली इट वॉज शट एंड लॉक्ड, और प्राय वो हमेशा बंद होता था या फिर उसमें ताला लगा हुआ होता था। ही वॉज फ्यूरियस
इफ़ एनी वन एंटर्ड हिज रूम, क्योंकि उसको हमेशा ये रहता था कि कहीं कोई उसके कमरे में घुस ना जाए। फ्यूरियस यानी बहुत ज़्यादा गुस्सा आता था उसको अगर कोई उसके कमरे में घुस जाता था तो। द अपॉर्चुनिटी सीम टू गुड टू बी मिस्ड, तो अब ये जो मौका है इसको गंवाना नहीं चाहती थी मिसेस हॉल। दे पीप्ड राउंड द डोर, उन्होंने दरवाजे के अंदर झांक के देखा। पीप्ड मतलब होता है झांकना। सॉ नोबडी, उनको कोई भी दिखाई नहीं दिया। एंड डिसाइडेड टू इन्वेस्टिगेट, तो उन्होंने सोचा कि आज थोड़ी छानबीन कर लेते हैं क्योंकि वो तो कमरे में है ही नहीं। द बेड क्लॉथ्स वर कोल्ड, अब उन्होंने हाथ लगा के देखा तो जो बेडशीट थी वो ठंडी थी। सर्दियों के दिनों में जब भी हम कभी बिस्तर से उठते हैं तो हमारा गर्म होया हुआ होता है बिस्तर थोड़ा सा, तो हाथ लगाने से पता चल जाता है कि कोई यहाँ पे था, लेकिन वो काफ़ी ठंडा था। इसका मतलब काफ़ी देर से वहाँ पे उस कमरे में कोई था नहीं क्योंकि चादर ठंडी थी। शोइंग दैट द साइंटिस्ट मस्ट हैव बीन अप फॉर सम टाइम, जिससे ये पता चल रहा था कि वैज्ञानिक जो है उसको उठे हुए काफ़ी टाइम हो गया है। And stranger still, the clothes and bandages that he always wore were lying about the room, और सबसे ज़्यादा बड़ी अजीब बात उनको ये लगी कि वो जो हमेशा कपड़े पहनता था और वो जो पट्टियाँ बांधे रखता था, बैंडेजेस, वो सारी की सारी जो हमेशा अपने साथ रखता था वो वहाँ पे पड़ी हुई थी कमरे में, पर वैज्ञानिक वहाँ पे था नहीं। पीप्ड मतलब होता है झांकना और इन्वेस्टिगेट मतलब होता है छानबीन करना। अब क्या हुआ देखें। ऑल ऑफ ए सडन, अचानक मिसेस हॉल हर्ड अ स्निफ क्लोज टू हर ईयर, मिसेस हॉल को कान के पास में एकदम जैसे किसी के सांस लेने की आवाज़ सुनाई दी। अ मोमेंट लेटर, एक ही क्षण के बाद में, द हैट ऑन द बेड पोस्ट लेफ्ट अप एंड डैश इटसेल्फ इनटू हर फेस, कि वहाँ पर उसी कुछ ही क्षणों के बाद में जो एक टोप पड़ा हुआ था वहाँ पर बेड पोस्ट के ऊपर, वो आया और उनके सीधा मुंह के ऊपर लगा, चेहरे के ऊपर लगा। देन द बेडरूम चेयर बिकेम अलाइव, और उसके बाद में जो कमरे में उस शयन कक्ष के अंदर जो कुर्सी पड़ी थी वो भी ऐसा लगा जैसे जिंदा हो गई हो। कैसे जिंदा हो गई देखते हैं। स्प्रिंगिंग इनटू द एयर इट चार्ज स्ट्रेट एट हर लेग्स फॉरमोस्ट। अब इससे पहले हम कुछ डिफिकल्ट वर्ड्स कर लेते हैं। स्निफ का मतलब होता है सिसकी। बेड पोस्ट यानी पलंग का जो पाया होता है, जहाँ से एक हैट आया था बिल्कुल मुंह के ऊपर सीधा, कहाँ, मिसेस हॉल के चेहरे पे आके लगा था। लिफ्ट यानी उछलते हुए। स्प्रिंगिंग यानी उड़ना। चार्ज यानी आक्रमण करना। फॉरमोस्ट यानी अब से आगे। और टर्न अवे यानी लौटना। तो देखिए, स्प्रिंगिंग इनटू द एयर इट चार्ज स्ट्रेट एट हर लेग्स फॉरमोस्ट, यानी पहले तो वो हैट आके उनके सिर के ऊपर लगता है, उसके बाद में वो देखते हैं कि जो बेडरूम है उसकी जो चेयर है वो जिंदा हो गई, यानी क्योंकि वो उछल के आती है चेयर और बहुत तेज गति से आती है और स्ट्रेट एट हर लेग्स फॉरमोस्ट यानी सीधा आके उसके पाँव की तरफ गिरती है। एज शी एंड हर हस्बैंड टर्न्ड अवे इन टेरर, जैसे ही वो उनकी तरफ उछलती है वो और उनके पति थोड़ा सा डर के मारे पीछे की तरफ हो जाते हैं। द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चेयर पुश्ड देम बोथ आउट ऑफ द रूम, और वो जो असाधारण सी चेयर थी क्योंकि उछल के आई, अपने आप ही किसी ने फेंकी नहीं, उसने उनको धक्का दे के कमरे के बाहर निकाल दिया। एंड देन अपीयर्ड टू स्लैम एंड लॉक द डोर आफ्टर देम, और फिर ऐसा लगा कि उनको धक्का देने के बाद उस कुर्सी ने जब उनको धक्का दे दिया तो उसके बाद में कमरे का दरवाज़ा बंद हुआ और लॉक भी हो गया। मिसेस हॉल ऑलमोस्ट फेल डाउन, मिसेस हॉल लगभग गिर ही गई थी। द स्टेयर्स इन हिस्टेरिक्स, हिस्टेरिक्स का मतलब होता है मिर्गी का जैसे दौरा पड़ता है, मिर्गी का दौरा पड़ते हुए वो तो नीचे गिर ही गई थी। शी वॉज कन्विंस्ड दैट द रूम वॉज हॉन्टेड, और अब उन्हें ये विश्वास हो गया था उनकी कमरा जो है वो हॉन्टेड है, यानी उस पर कोई साया है किसी चीज़ का, प्रेत बाधित हो चुका है वो कमरा, कोई यहाँ पे भूत प्रेतों का साया हो गया है इस कमरे में। बाय स्पिरिट्स यानी आत्माओं का द्वारा। एंड दैट द स्ट्रेंजर हैड समहाउ कॉज्ड दीज टू एंटर इनटू हर फर्नीचर, और किसी तरह से ये जो व्यक्ति है जो हमारे यहाँ पे रहने आया है, इसने इन भूत प्रेतों को हमारे घर के फर्नीचर के अंदर घुसा दिया है। ऐसा विश्वास हो गया मिसेस हॉल को, क्योंकि इस तरह की घटना हुई कि पहले कमरे में कोई था नहीं, अचानक हैट उछल के आता है उनके मुंह पे लगता है, फिर उसी कमरे की जो कुर्सी है वो उछल के आती है, उनको धक्का दे के बाहर निकाल देती है दोनों को, हस्बैंड वाइफ को, और गेट बंद हो जाता है और ताला भी लगता है अंदर से। तो ये सब चीज़ें जब होती हैं तो उनको तो ऐसा लगता है जैसे मिर्गी का दौरा सा पड़ गया, और वो कहती हैं कि मेरे घर के अंदर फर्नीचर के अंदर इस व्यक्ति ने, ये जो अजनबी मेरे घर में रह रहा है, इसने कोई प्रेत आत्माओं को घुसा दिया है।
तो ऐसा वो मानने लग जाती हैं। कॉज यानी इसी की वजह, कन्विंस यानी आश्वस्त होना, और स्लैम यानी तेज़ आवाज़ के साथ बंद करना। आगे देखिए, माई पुअर मदर यूज टू सिट इन दैट चेयर, और फिर वो कहते हैं कि मेरी माँ जो है, बेचारी माँ उस कुर्सी पर बैठा करती थी। एंड शी मोन्ड टू थिंक इट शुड राइज अप अगेंस्ट मी नाउ, और अब वो दुखी हो जाती हैं, थोड़ा सा परेशान हो जाती हैं कि वो कुर्सी जिस पर मेरी माँ बैठा करती थी, मेरी माँ की प्रिय कुर्सी थी, वो आके मेरे ऊपर उछली, ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि उसकी माँ उन्हें बहुत प्यार करती थी, तो उनकी कुर्सी उनके ऊपर आके कैसे वार कर सकती है। तो वो दुखी हो रही होती हैं बहुत ज़्यादा। द फीलिंग अमंग द नेबर्स was that the trouble was caused by witchcraft, और वो जो पड़ोसी थे उनके मन में जो भावना चल रही थी वो ये थी, वो सब ऐसा महसूस कर रहे थे कि ये सब जो हरकतें हो रही हैं ये कोई ना कोई जादू टोने की वजह से हो रही हैं। बट विचक्राफ्ट और नॉट, कि भाई ये जादू टोना था या नहीं था। When news of the burglary at the clergyman's home became known, तो जब ये जो समाचार फैला कि पादरी के घर के ऊपर कोई घुसा है और वहाँ चोरी हो गई है, तो इस बात पे विश्वास करना थोड़ा मुश्किल हो गया कि भाई ये टोना टोटका है या नहीं है। द स्ट्रेंज साइंटिस्ट वॉज स्ट्रॉन्गली सस्पेक्टेड, तो सब लोगों ने उस विचित्र से वैज्ञानिक के ऊपर ही शक किया। ऑफ हैविंग हैड अ हैंड इन इट, कि भाई कुछ भी हो इस सब के पीछे इसका हाथ ही है, ये वैज्ञानिक ही है इन सब के पीछे। सस्पिशन ग्रू एवर, और उसके बाद में ये जो संदेह था ये बढ़ता चला गया। विचक्राफ्ट यानी जादू टोना, बर्गलरी यानी चोरी, और सस्पेक्टेड यानी शक करना, तो ये बात बढ़ती चली गई। स्ट्रॉन्गर व्हेन ही सडनली प्रोड्यूस सम रेडी कैश, दो ही हैड एडमिटेड नॉट लॉन्ग बिफोर दैट ही हैड नो मनी, और ये बात कैसे प्रूव हो गई, क्योंकि थोड़ी देर पहले ही उसने कहा था कि मेरे पास पैसा नहीं है, मेरा चेक आने वाला है तब मैं आपको पैसा दूंगा, और चेक जो होता है उसमें कैश पैसा नहीं होता। और व्हेन ही सडनली प्रोड्यूस, और तब जब उसने तुरंत दिए सम रेडी कैश यानी नकद पैसे दिए, दो ही हैड एडमिटेड, जबकि उसने माना था कि नॉट लॉन्ग बिफोर दैट ही हैड नो मनी, कि उसने मान लिया था कि उसके पास में पैसा नहीं है, थोड़े समय पहले ही उसने ये बात कही थी। और अब वो जब कैश देता है मिसेस हॉल को किराया चुकाने के लिए, तो विश्वास जो है वो पक्का हो जाता है कि हो ना हो यही व्यक्ति है जिसने चोरी करी है, क्योंकि इसके पास पैसे थे नहीं, अब अचानक पैसे कहाँ से आए, और थोड़ी देर पहले ही पादरी के घर पे चोरी हुई थी। द विलेज कॉन्स्टेबल वॉज सीक्रेटली सेंट फॉर, और इस बात को मद्देनज़र रखते हुए चुपचाप जो गांव का कांस्टेबल था, पुलिस वाला था, उसको बुलाया गया। और जब वो सिपाही आया, इंस्टेड ऑफ वेटिंग फॉर द कांस्टेबल, अब सिपाही के आने से पहले एक चीज़ और हुई कि इंस्टेड ऑफ वेटिंग यानी कि बजाय इसके कि वो लोग उस सिपाही का इंतज़ार करें, मिसेस हॉल वेंट टू द साइंटिस्ट, मिसेस हॉल सीधा वैज्ञानिक के पास चली गई। हु हैड समहाउ मिस्टीरियसली अपीयर्ड फ्रॉम हिज एम्प्टी रूम, जो कि पता नहीं कहाँ से किस तरह से रहस्यमयी तरीके से उस कमरे से बाहर निकल के आ गया था पैसे देने के लिए, जबकि अभी थोड़ी देर पहले उन दोनों को एक कुर्सी ने बाहर किया था और उसके अंदर कोई था ही नहीं। तो मिसेस हॉल जो है उनसे रहा नहीं गया और वो सीधा उस वैज्ञानिक के पास गई, सीक्रेटली यानी गुप्त रूप से, मिस्टीरियसली यानी रहस्यमयी ढंग से। आई वॉन्ट टू नो, मैं जानना चाहती हूँ, वट यू हैव बीन डूइंग टू माई चेयर अपस्टेयर्स, कि तुम मेरी कुर्सी के साथ ऊपर क्या कर रहे थे। शी डिमांडेड, उसने इस चीज़ की डिमांड करी यानी उससे पूछा। एंड आई वॉन्ट टू नो, और मैं ये जानना चाहती हूँ, हाउ इट इज़ दैट यू केम आउट ऑफ एन एम्प्टी रूम, और ऐसा कैसे हुआ कि तुम खाली कमरे में से बाहर आ गए। एंड हाउ यू एंटर्ड अ लॉक्ड रूम, और ये भी बताओ कि बंद कमरे के अंदर तुम घुसे कैसे, क्योंकि जब घुसे हो तभी तो बाहर आए हो। तो ये दोनों बातें उसने उससे पूछी। द साइंटिस्ट वॉज ऑलवेज क्विक टेम्पर्ड, और हम ये जानते हैं कि वैज्ञानिक बहुत ज़्यादा जल्दी गुस्सा आने वाला उसका स्वभाव था। नाउ ही बिकेम फ्यूरियस, अब वो बहुत ज़्यादा क्रोधित हो गया, उसको गुस्सा आ गया। यू डोंट अंडरस्टैंड, तुम समझती नहीं हो। हु और वॉट आई एम, कि मैं हूँ, मैं क्या हूँ और मैं कौन हूँ, ये तुम समझती नहीं हो। शाउटेड, वो चिल्लाया। वेरी वेल, आई विल शो यू, ठीक है मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि मैं कौन हूँ। क्विक टेम्पर्ड यानी जल्दी गुस्सा आने वाला, क्रोधी। फ्यूरियस यानी उग्र, और शाउटेड यानी चिल्लाकर बोलना। तो अब वैज्ञानिक को गुस्सा आ गया। सडनली ही थ्रू ऑफ बैंडेजेस, और अचानक उसने उतार के फेंक दी अपनी सारी की सारी पट्टियाँ।
विस्कर्स गलमुच्छे, स्पेक्टिकल्स चश्मा, एंड इवन नोज, और वो नकली नाक भी। इट टुक हिम ओनली अ मिनट टू डू सो, और ये करने में उसको सिर्फ 1 मिनट लगा। द हॉरिफाइड पीपल इन द बार फाउंड देमसेल्फ स्टेयरिंग एट अ हेडलेस पर्सन। जो डरे हुए जो लोग थे उन्होंने देखा कि उनके सामने एक बिना सर का व्यक्ति खड़ा हुआ था। थ्रू ऑफ यानी फेंक देना, हॉरिफाइड यानी भय से डरे हुए यानी भयातुर, हेडलेस यानी बिना सिर का, प्रिवेंटेड यानी रोकना। मिस्टर जेफर्स द कांस्टेबल नाउ अराइव्ड एंड वॉज क्वाइट सरप्राइज टू फाइंड। अब मिस्टर जेफर जो कांस्टेबल थे, जो सिपाही थे, वो वहाँ पहुँच चुके थे और उन्होंने देखा कि आश्चर्य हुआ उनको ये देख के दैट ही हैड टू अरेस्ट अ मैन विदाउट अ हेड, कि उनको एक ऐसे व्यक्ति को पकड़ना है जिसका सिर ही नहीं है। बट जेफर्स वॉज नॉट ईजिली प्रिवेंटेड फ्रॉम डूइंग हिज ड्यूटी, लेकिन जेफर जो है उसको उसकी ड्यूटी करने से कोई भी नहीं रोक सकता था। उसने कहा भाई सिर वाला हो बिना सिर वाला हो, मुझे तो चोर पकड़ने के लिए भेजा गया तो मैं उसको पकड़ूंगा ही, ये उसके दिमाग में थी। इफ अ मैजिस्ट्रेट वारंट ऑर्डर्ड अ पर्सन्स अरेस्ट, कि अगर मुझे आदेश दिया गया है मजिस्ट्रेट के द्वारा कि मुझे एक व्यक्ति को पकड़ना है, देन दैट पर्सन हैड टू बी अरेस्टेड, तो मुझे उस व्यक्ति को अरेस्ट करना ही पड़ेगा, गिरफ्तार करना ही पड़ेगा, विथ और विदाउट हिज हेड, चाहे उसका सिर हो चाहे नहीं हो, चाहे सिर वाला व्यक्ति हो चाहे बिना सिर वाला, मुझे आदेश मिला है कि मुझे चोर पकड़ना है तो मैं इसको पकड़ूंगा ही। There followed a remarkable scene as the policeman tried to get hold of a man who was becoming more and more invisible as he threw off one garment after another. अब there followed a remarkable scene, remarkable मतलब असाधारण, एक असाधारण सा दृश्य उनके आंखों के सामने हो रहा था जब जेफर्स ने उस व्यक्ति को पकड़ने की कोशिश करी जिसका सिर नहीं था। मैन हु वॉज बिकमिंग मोर एंड मोर इनविजिबल, धीरे धीरे वो जो व्यक्ति है और ज़्यादा अदृश्य होता जा रहा था, क्योंकि एज ही थ्रू ऑफ हिज वन गारमेंट आफ्टर अनदर, वो अपने एक एक करके परिधान जो थे कपड़े थे उतारने लग गया था। फाइनली आखिरकार अ शर्ट फ्लू इनटू द एयर, आखिर में एक शर्ट जब हवा में उड़ी तो उसके बाद तो वो दिखना ही बंद हो गया क्योंकि वो सब कपड़े उतार चुका था। And the constable found himself struggling with someone he could not see at all. और अब वो जो जेफर था, जो सिपाही था, कांस्टेबल था, उसने एक ऐसे व्यक्ति को पकड़ रखा था उसके साथ वो संघर्ष कर रहा था जो दिखाई ही नहीं दे रहा था लेकिन पकड़ में था उसकी। Somehow people tried to help him. किसी तरह से लोगों ने भी उसकी मदद करने की कोशिश करी, बट फाउंड देमसेल्फ हिट बाय ब्लोज, लेकिन उनको लगा कि उनको कोई मार रहा है। हिट बाय ब्लोज यानी उनके ऊपर जोर जोर से कोई उनको पीट रहा है, उससे वो लोग भी पीछे धकेल दिए जा रहे थे। दैट सीम टू कम फ्रॉम नोवेयर, अब समझ में ही नहीं आ रहा था कि उनको कौन मार रहा है, कहाँ से मार रहा है, उनके ऊपर भी घूंसे लग रहे थे। क्यों? क्योंकि जेफर्स ने तो वैज्ञानिक को पकड़ रखा था, लोग जब उसको मदद करने आए तो वो वैज्ञानिक दिख नहीं रहा था लेकिन वो लोगों को मार मार के भगा रहा था और अपने आप को उसने जेफर्स की पकड़ से छुड़ाना भी था, तो वो उसके साथ भी कोशिश कर रहा था। एट द एंड, आखिर में जेफर वॉज नॉक्ड अनकॉन्शियस, जेफर को धक्का देके वो बेहोश कर देता है। एज ही मेड अ लास्ट अटेम्प्ट टू होल्ड ऑन टू द अनसीन साइंटिस्ट, यानी आखिरी प्रयास जब उसने किया कि मैं किसी तरह से इस बिना दिखने वाले वैज्ञानिक को पकड़ लूँ, तो उसको एक जोर का धक्का लगा और वो बेहोश हो गया और वैज्ञानिक ने अपने आप को छुड़ा लिया। देयर वर नर्वस एक्साइटेड क्राइज ऑफ होल्ड हिम, और बहुत से जो लोग वहाँ पे थे वो चिल्ला रहे थे कि इसको पकड़ लो। नॉक्ड का मतलब होता है प्रहार करना, अनकॉन्शियस का मतलब होता है बेहोश, अनसीन का मतलब होता है अदृश्य, नर्वस यानी बेचैन और एक्साइटेड यानी उत्तेजित। तो अब ये जो बेचैन लोग थे इन सब लोगों ने कहा कि भाई इसको पकड़ लो, लेकिन पकड़ते कैसे? बट दिस वॉज ईजियर सेड देन डन, लेकिन ये कहना आसान था लेकिन करना आसान नहीं था कि किसको पकड़े, जो दिख ही नहीं रहा उसको कैसे पकड़े। ग्रिफिन हैड शेकन हिमसेल्फ फ्री एंड नो वन न्यू वेयर टू ले हैंड्स ऑन हिम, क्योंकि जो ग्रिफिन था उसने अपने आप को उनकी पकड़ से आज़ाद करा लिया था और कोई भी नहीं जानता था कि अब वो उसको कहाँ उस पर हाथ डाले, यानी कहाँ उसको पकड़े। H.G. वेल्स के द्वारा लिखा हुआ ये बहुत ही अच्छा सा प्यारा सा चैप्टर हमने पढ़ा। आई होप आपको ये समझ में आ गई होगी कहानी। तो बच्चों, इस कहानी से हमें एक
सीख ज़रूर लेनी चाहिए वो यही है कि इतना बड़ा वैज्ञानिक होने के बाद में इतनी उसने दवाई का अगर मान लो आविष्कार कर लिया था तो उसने उसको गलत कामों में लगाया, वो नहीं करना चाहिए था, उसको कोई अच्छे कामों में भी लगाया जा सकता था। तो इसलिए हमेशा बुराई से दूर रहना चाहिए और अपने अंदर जो अच्छाइयाँ हैं उनको कभी भी ख़त्म नहीं होने देना चाहिए। तो एक अच्छा खासा वैज्ञानिक जो है उसने अपनी लाइफ स्पॉइल कर ली, चोरी करना सीख गया सिर्फ इसलिए क्योंकि उसे गुस्सा आता था और उसके इरादे सही नहीं थे। वो बदला लेने की प्रवृत्ति रखता था, ईर्ष्यालु था, उसको गुस्सा बहुत जल्दी आता था। तो ये सारी की सारी नेगेटिव चीज़ें इंसान को गलत राह पे ले जाती हैं। तो चलिए, आई होप यहाँ तक पूरा चैप्टर समझ में आ गया होगा आपको। आप पढ़िएगा, हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।